कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है ये महामैराथन है, ठीक है, महामैराथन। इसमें आपको वीएस से मिलेंगे कंप्लीट फिजिक्स के, ठीक है। तो ये महामैराथन के अंदर जितने भी फिजिक्स में आपके प्रीवियस ईयर के वीएस आए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं 2 मार्क्स के, तो उसकी ये वीडियो है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहली जो यूनिट आपकी वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके अभी तक कितने वीएससी आए हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड 2020 का है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ दिस फॉर ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भाई हरियाणा बोर्ड 2020 का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं और इनको ड्रॉ करना माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दीज आर द इमेजनरी कर्व, ठीक है, दीज आर द इमेजनरी कर्व, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजनरी कर्व होती हैं, विच मे बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, एट विच इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट देन द टेंजेंट विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मीन्स क्या है बच्चों यहाँ पर कि ये जो होती है ना इमेजनरी कर्व होती है, रेखाएं होती हैं कुछ, ठीक है, इमेजनरी कर्व्स होती हैं जिनके ऊपर अगर हम क्या खींचे, टेंजेंट खींचे, क्या खींचे भाई, टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो किसकी डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। ये तो हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इसके पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को यह शो करता है, ठीक है ना। तो ये है भाई आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है कि आपका जो है ड्रॉ करना माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर आपका पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी इस टाइप से, ठीक है, हर तरफ से आप यूँ स्ट्रेट शो करेंगे। और डायरेक्शन इसमें क्या होएगी, देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ शो करनी है, एरो की डायरेक्शन कैसे शो करनी है, अंदर की तरफ शो करनी है, ठीक है ना। और अगर मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यही आपको बनाना होता किसके लिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है एरो की वो आपको बाहर की तरफ दिखानी है। ये अंतर है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के अंदर, ठीक है ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है तो आपकी जो है स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में इक्वली ये जाएंगे। तो ये था भाई आपका पहला क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये हरियाणा बोर्ड का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप डेफिनेशन ही दे सकते हैं कि ये होते क्या है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इफ़ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट देन द टेंजेंट विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो पहले तो प्रॉपर्टी यही बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड आप क्या पॉइंट बता सकते हैं, सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं कि द 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। किसी भी अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। तो आप सेकंड पॉइंट बता सकते हैं यहाँ पर कि द 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, कि 2 इंटरसेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के, ठीक है, सरफेस ऑफ चार्ज की ऑलवेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये आप प्रॉपर्टी बता सकते हैं। आपको कोई 2 या 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखनी थी, इसने 2 का है तो आप 3 या 4 लिख दीजिएगा, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन था। अगेन जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बताता है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक मान लो ये है और एक ये है, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर इस साइड तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
कि यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन ये था। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है पहले मैं वो लिख देता हूँ, वी से इसको जो डिनोट करते हैं W/Q। क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज है। तो इसमें कहता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि हमने क्या किया है, कोई वर्क डन किया है किसी टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि हमने क्या किया है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो काम किया है वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर, यानी ये क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कब, इफ़, अगर इस चार्ज को क्या ले ले, यूनिट पॉजिटिव का मतलब होता है भाई यहाँ पर 1 कूलम ले लिया हमने प्लस का, तो ये जो आपका पोटेंशियल है ये वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना भी हमने काम किया है उस चार्ज को मान लो इस पॉइंट पर लेकर आना है, यहाँ से लेकर आना इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी से तो यहाँ पर जो लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो भी हमने वर्क किया है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज गोज लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गोज लॉ क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, राइट इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लॉ। तो कहता है इंपोर्टेंट पॉइंट भी लिखने हैं। तो गोज लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। तो इसमें सिंपल सी भाषा में अगर हम बताएं तो इसमें कहता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी क्लोज सरफेस में, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है 1/ε टाइम जो टोटल चार्ज एनक्लोज है उस सरफेस के अंदर। मान लो कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस यानी 3 डायमेंशनल में जो स्ट्रक्चर होती है क्लोज सरफेस है वो। तो जैसे मान लो कोई क्यूब है भाई, ठीक है ना, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा है, क्यू चार्ज क्या रखा है यहाँ पे सेंटर में, मान लो क्यू चार्ज रखा है। तो कहता है इसका अगर आप क्या लेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेंगे, ठीक है ना, तो किसके इक्वल आएगा, जो ये चार्ज एनक्लोज्ड है ये इसके अंदर है इसलिए चार्ज एनक्लोज लिख देते हैं, डिवाइड बाय ε0, इसके इक्वल आएगा। तो 1/ε टाइम टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, ठीक है ना, जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है उसके इक्वल आएगा इसका जो सरफेस इंटीग्रल है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि इस क्यूब के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे वो ही कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। बाकी अगर इसके बाहर कोई चार्ज है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो इसके अंदर चार्ज हैं वही क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अफेक्टेड नहीं होगा, जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के बाहर होंगे वो सिर्फ अफेक्टेड होगा किससे, जो इसके अंदर होंगे। तो इसलिए डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि 1/ε टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस सरफेस के अंदर उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो जो ये आपका यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है ना, तो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो एनक्लोज्ड चार्ज होता है, मतलब जो सरफेस के अंदर चार्ज होएगा ना बच्चों, उसी की वजह से ये फील्ड होएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कहता है जो फ्लक्स होएगा इसी की वजह से कहेगा। अब कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इसमें क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास। तो इसके अंदर देखिए क्या कहता है, बेसिक अगर सिंपल भाषा में हम समझे फ्लक्स को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो E इंटू ए डॉट प्रोडक्ट है भैया, E डॉट ए, ठीक है। ए क्या है, एरिया वेक्टर है यहाँ पर, E A cos थीटा, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। दूसरी बात, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है भाई। किसी यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, तो कहता है किसी यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया,
ठीक है, किसी यूनिट एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, मैथमेटिकली लिखते हैं ए डॉट ए से, ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट होती है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। फ्लक्स आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। तो ये था भाई आपका जो फर्स्ट यूनिट से ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं कि फर्स्ट यूनिट में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। और इसी दौरान जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चों तक पहुँचना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिल गया और बच्चे रह जाएं, तो सभी बच्चों तक ये पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए कंडीशन यही है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी और बच्चों की हेल्प होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, VSA 2 मार्क्स, फिजिक्स क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक हरियाणा बोर्ड के अंदर, फिर भी मैंने इसको मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे आप, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में से, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे Q/T, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, I बराबर है Q/T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो कई बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे। अरे भाई फॉर्मूला भी लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें। उसके बाद करंट की एम्पियर यूनिट भी लिख दो कि करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर। किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर के अंदर, ठीक है ना। तो ये दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में, इसमें आपके पॉजिटिव पॉइंट ही बढ़ेगा, मार्क्स ही बढ़ेंगे। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो ढक जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है आप 2 नंबर में अच्छे से डायग्राम बना के लिखेंगे तो और बहुत अच्छी बात है। तो राइट ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है कि रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी सेमीकंडक्टर की। तो देखिए चाहे सेमीकंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो, रजिस्टिविटी की यूनिट सेम रहेगी, ओम मीटर। क्या रहेगी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट सेम रहती है चाहे आपका कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो। तो इसमें आ जाएगा द ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है ना। तो ये 1 मार्क्स में आया था क्वेश्चन ये। राइट एनी 2 कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राइट एनी 2 कंडीशन व्हेन ओम्स लॉ फेल। कहता है 2 कंडीशन लिखनी है जहाँ पर ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी 2 कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जो है ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा था ना, उसके अंदर आपने देखा था कि जो भी है मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। तो क्या ये हर एक कंडीशन पर था, क्या यहाँ पर हमने कोई कंडीशन लगाई थी। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी टेम्परेचर एंड प्रेशर की, कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। क्या लिखा था हमने, टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, कि ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चा, कांस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तभी हमने ये लॉ को वैलिड माना था कि अगर V इक्वल टू IR, ये तभी वैलिड होएगा जब टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये लॉ जो है आपका वैलिड नहीं होएगा। तो पहली कंडीशन कब है, जब ये फेल होता है, पहली कंडीशन वो हो जाती है जब आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। ये नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये ओबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में कब फेल हुआ, जब आपकी फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की इनको कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। अब कहता है इसके अंदर 2 कंडीशन बतानी है। दूसरी कंडीशन क्या है जहां पर ये फेल हो जाता है, तो भाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर ये लॉ ओबे नहीं होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसको ओबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर ये लॉ फेल हो जाता है। जैसे कि आपके जो डायोड है, डायोड क्या नहीं करती है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो ये 2 कंडीशन है जहाँ पर फेल हो जाता है। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वो भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो ये लिखना था आपको इसके अंदर कि ये जो आपका बिहेवियर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, वो या फिर जो आपकी यूनिलेटरल डिवाइसेस हैं जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर हैं, तो ये ओबे नहीं करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन आप लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन अभी देखिए, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ 2 किलो ओम रजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड। कहता है करंट कितना इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है ना। 2 किलो ओम रजिस्टर को हम किससे जोड़ देते हैं, 2 किलो ओम का कोई रजिस्टर है, आपने 4 जो है वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम
तो कहता है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, वो बताना है। तो इसमें ओम्स लॉ लगेगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई की वैल्यू चाहिए आपको V अपॉन आर, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 4, आर की वैल्यू कितनी है 2, किलो में है तो 10 की पावर 3 लिख लो भाई, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम क्या लेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे 2 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर में आएगा, तो 10 की पावर -3 को लिख सकते हैं मिली भाई, तो ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर। तो ये था भाई आपका 2 मिली एम्पियर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों जो न्यूमेरिकल्स है ना, देखो इसमें 2 नंबर में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं मैंने वो यहाँ पर मेंशन नहीं किए ज़्यादा, ठीक है। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बना दी है, सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, जितने भी जिस यूनिट से भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में हो चाहे वो 3 नंबर में हो, न्यूमेरिकल्स के मैंने सेपरेट यूनिट बना रखे, वो वीडियोस बना रखी हैं, यूनिट वाइज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल ये हैं ऑल प्रीवियस ईयर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये हैं, उसके बाद मैग्नेटिज्म के ये न्यूमेरिकल आए हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो है उचित समझा नहीं। यहाँ पर 1-2 न्यूमेरिकल दिए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपको उसमें भी मिलेंगे। तो 2 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आया है हरियाणा बोर्ड 2020 के अंदर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम करंट बताना है, एक बैटरी जिसका EMF दे रखा है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम, तो करंट बताना है। तो अभी अभी किया था V अपॉन आर लगेगा, तो यहाँ पर EMF दे रखा है भाई आपका 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/2 भाई, है ना, 100/2, तो ये आ जाएगा 50 एम्पियर। कितना आ गया 50 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी वो 50 एम्पियर आएगी। इतना सा करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये यूनिट भाई मेरी तरफ से हो गई कंप्लीट। तो जो 2 यूनिट है भैया बच्चों आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। 2 यूनिट क्या हो चुकी हैं आपकी, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए तीसरी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। महा मैराथन है तो इसमें कंटिन्यू चलेगा आपका ये वीडियो, 1.5 घंटे की बने या 2 घंटे की बने या 1 घंटे की बने, जितने भी बने जो है इसके अंदर बिना जो है रुके हुए हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए भाई तीसरी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी हमारे 1K जो है सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो हम लाइव भी आ पाएंगे इससे, ठीक है, लाइव भी आ पाएंगे अगर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो। अगला है देखिए यूनिट है भाई आपकी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन VSA 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की जो आपकी 3rd यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 2 मार्क्स के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए हरियाणा बोर्ड 2020, राइट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपल सा आंसर है टेस्ला भाई, क्या है टेस्ला। और क्या लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, टेस्ला लिखेंगे तो ठीक है, बिल्कुल आसान सी है। तो इसमें ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। उसके बाद एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर। इसके अंदर कहता है भाई कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है ना, तो इस पे कहता है कि अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर से किसी R दूरी के ऊपर पॉइंट ले तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है, उसका रिजल्ट आपको लिखना है इसके अंदर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, μ0 I अपॉन 2πr, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट जो है कंडक्टर की वजह से जो है करंट होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसकी दूरी R है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 2πr, ये हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बताना है, हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन ए क्लोज पाथ। जो आपका गोज लो था उसी की तरह है, बस गोज लो आपका सरफेस इंटीग्रल था, ये लाइन इंटीग्रल है। ये कैसा है लाइन इंटीग्रल है, ठीक है ना। गोज लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का टाइम्स लिया था, यहाँ पर लेंगे जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। तो इसमें उसमें क्या था चार्ज एनक्लोज्ड, इसमें आएगा करंट एनक्लोज्ड या करंट एनक्लोज्ड इन द लूप क्लोज लूप। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओवर क्लोज्ड पाथ, ये जो सिंबल होता है ना ये क्लोज पाथ का सिंबल होता है, जो ये मैंने सर्कल लगाया ना ये क्लोज पाथ का सिंबल होता है। तो इसमें यही आएगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम द करंट
एनक्लोज्ड इन है क्लोज पाथ, इतना लिखना है भाई कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी क्लोज पाथ के वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम, किसके म्यू नॉट टाइम, जो करंट उस क्लोज पाथ के अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखना था आपको, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखना है राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट लिखनी है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर ये पूछता है कि व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में। एरिया को मेजर करते हैं किसके अंदर, मीटर स्क्वायर में। तो इसकी हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगी वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर भी होती है भाई, बट ये फ्लक्स डेंसिटी कहता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, तो उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट इट्स यूनिट ऑल्सो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी गई है, हालांकि ये अब की बार सिलेबस में है नहीं ज़्यादा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में, ठीक है, तो फिर भी पूछी गई है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। तो ये कहता है रेशियो है मैग्नेटिक इंडक्शन की और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, तो उसके रेशियो को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये रहने दीजिए, क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के अंदर की बार ये है नहीं क्वेश्चन आपका। तो ये 3 यूनिट हो गई भाई आपकी, जो आपके तीसरी यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए थे। तो मेन है एम्पियर सर्किटल लॉ है और इनकी एसआई यूनिट है वो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस साल सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ उनको, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, बट वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उचित समझा नहीं आपको कि बताना। अब देखिए भाई नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर VSA 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12 थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट भाई। तो यानी EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट की जो यूनिट है आपकी, उसके अंदर से जितने भी VSA क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो सिलेबस में है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, EMI क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। हरियाणा बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें कहेंगे आप द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कंडक्टिंग सर्किट बाय चेंज इन स्ट्रेंथ, पोजिशन और ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर क्या कहता है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा कि एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं किसको, करंट को या EMF को, ठीक है, या इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इंड्यूस करते हैं किसको, करंट को या EMF को, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक, या फिर आप लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देते हैं किसी कोयल के थ्रू, तो कहता है कि उस कोयल के अंदर क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इसके अंदर आ जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है उनकी संख्या को कंटिन्यूसली चेंज कर देते हैं, मीन्स आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, या फिर आप कहें करंट इंड्यूस होता है। तो इसी फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं, उसी फिनोमिना को कहते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपका जो EMF होएगा जनरेट, उसको कहेंगे इंड्यूस्ड EMF, और जो करंट जनरेट होएगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये एक्सप्लेन करना था, डायग्राम बना देना है अच्छा सा, ठीक है। मान लो कोई कोयल है आपकी, ये कोयल है, इसमें से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजार रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजार रहे हैं और उनकी संख्या भी चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, मीन्स जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि इस टाइप की आपने कोयल ली थी, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ, कभी आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर जा रहे हैं, कभी दूर लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब जैसे मान लो
दूर है तो इसके अंदर से कम गुजरेगी, लेकिन पास आती जाएगी तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरने वाली उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इस कोयल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा और करंट इसमें फ्लो करेगा। तो इसी फिनोमेना को कहा गया है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। माइनस का साइन क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कि जो ईएमएफ ये इंड्यूस हो रहा है ना, ये अपोज करेगा किसका, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अपोज करेगा ये, ठीक है ना। ये लेंज लॉ में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इतना सा लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना हरियाणा बोर्ड 2017 का था। अब है लेंज लॉ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया। तो ये कहता है स्टेट है लेंज लॉ। तो इसके अंदर वही है कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कोज विच प्रोड्यूसेस। तो इसके अंदर क्या कहता है कि आपका पहली बात तो जो लेंज लॉ है ना, इसे डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है ना, कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, कि उसको हम बताएंगे किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन के ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड होता है। इसके अंदर ये कहता है कि कोयल के अंदर जो पोलैरिटी होएगी, कोयल के अंदर जैसे मान लो करंट, जैसे आप इसको मैग्नेट को इसके नज़दीक लेकर जाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा तो करंट फ्लो करेगा। तो इसके अंदर कहता है कि जो यहाँ पोलैरिटी होएगी ना, वो इस टाइप से डेवलप हो जाएगी। मान लो नॉर्थ पोल लेकर आओगे ना, तो इसके फ्रंट में नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर आप साउथ पोल लेकर आओगे तो यहाँ कौन सा पोल जो है जनरेट होएगा, साउथ पोल यहाँ पर बन जाएगा, तो ये साउथ पोल का भी क्या करेगा, साउथ पोल रिपेल करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो इसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो खुद बना है उसी का क्या करता है, वो अपोज करने लग जाता है। तो यहाँ पर इसमें करंट की डायरेक्शन है ना इस तरीके से बनती है, इस तरीके से जो करंट इसमें फ्लो करता है कि ये क्या करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। और यही है आपका लेंज लॉ। मान लो नॉर्थ पोल आप नज़दीक लेकर आए तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब है कि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आप साउथ पोल यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो साउथ पोल अगर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर करंट है ना क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। साउथ पोलैरिटी लेकर जाएंगे तो क्लॉकवाइज यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि लेंज लॉ यही बताता है कि जो आपकी कोयल है उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसकी वजह से वो ईएमएफ खुद बना है। तो उसके अंदर जो डायरेक्शन वो इस टाइप से बन जाती है, पोलैरिटी इस टाइप से डेवलप हो जाती है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने लग जाता है। और यही है आपका लेंज लॉ, ठीक है ना। तो इसमें आप मैथमेटिकली भी लिख के दिखा सकते हैं कि माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो माइनस का मतलब यहाँ पोजीशन ये है कि ये अपोज कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन यही इंडेक्स जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ है ना वो अपोज करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से खुद बना है। तो ये है भाई आपका जो है लेंज लॉ। उसके बाद है भाई कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोइल व्हेन अ करंट इन इट चेंजेस बाय 2 एम्पियर इन 0.01 सेकंड एंड ईएमएफ प्रोड्यूसेस 20 वोल्ट। तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स में भी करवाया था, यहाँ पर भी करवा देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड 2017 में। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी एल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ईएमएफ दे रखा है कितना, 20 वोल्ट दे रखा है बच्चे, और चेंज इन करंट कितना दे रखा है, डी की वैल्यू है 2 एम्पियर, और टाइम कितना, कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये, 10⁻⁻2 या 0.01 सेकेंड आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल की वैल्यू निकालनी सेल्फ इंडक्टेंस की, माइनस को ओमिट कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी टी अपॉन डी आई, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, ई एम एफ 20, टाइम कितना है 0.01 सेकेंड, करंट कितना है 2 से कैंसिल होएगा 10 के ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10 से कैंसिल हुआ था ना, 10 इंटू 0.01 था, उसके पॉइंट में ओपन कर देता हूँ, 100 लिख देता हूँ डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 0.1 हेनरी। किस में आ जाएगा 0. तो एल की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 0.1 हेनरी आ गई, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपको करना था। तो ये तीसरा न्यूमेरिकल था इसके अंदर। नेक्स्ट है भाई आपका व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि आपका जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहेंगे आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसमें कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एसी सर्किट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ने ऑफर किया। मान लेते हैं कि आपने कोई इंडक्टर जो है यहाँ पर कोयल है, इंडक्टर कोयल, ये अटैच कर दी और यहाँ से आप एसी सिग्नल दे रहे हैं। तो जो इस इंडक्टर कोयल ने रेजिस्टेंस ऑफर किया है, ठीक है ना, एसी सर्किट में, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको XL से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम के अंदर ही मेजर करेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस है,
ठीक है। तो ये भी तो रजिस्टेंस या प्रतिरोध है, तो इसको भी ओम के अंदर मेजर करेंगे। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल बराबर है ओमेगा एल। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे लीनियर में तो 2 पाई न्यू हो जाएगा, 2 पाई न्यू इंटू एल, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इसके इक्वल होता है ना 2 पाई न्यू के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एल बराबर है 2 पाई न्यू इंटू एल। एल क्या है यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। तो एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई न्यू इंटू एल। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी जो डीसी के लिए होती है वो 0 होती है, डीसी के लिए क्या होती है, 0 होती है। तो यानी डीसी के लिए ये अपोज नहीं करता है। अगर प्योर इंडक्टर है वो डीसी को अपोज नहीं करेगा, सिर्फ एसी को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। अब इसमें कहता है अगला क्वेश्चन ये इसी में अटैच है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। तो कहता है रेजोनेंस के ऊपर ये कैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अटैच होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बच्चों डिनोट करते हैं एक्स सी से, जो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो रेजोनेंस की जब बात करते हैं तो रेजोनेंस के ऊपर क्या होता है, एक्स एल बराबर होता है एक्स सी के। मतलब दोनों का जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है जो इंडक्टर के द्वारा, वो इक्वल होता है जो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द सर्किट। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो बात समझ में आ गई ना। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पर। तो यही आपको इसमें बताना था, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हरियाणा बोर्ड 2019 का ही है, ये भी 19 का ही था, ये भी 19 में है। तो एक कोड में हो सकता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ लिया, दूसरे में कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ लिया। तो कहता है व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाउ इट इज रिलेटेड टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। तो कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इसमें भी वही डेफिनेशन आ जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन एसी सर्किट। कि आपने कोई एसी सर्किट में किसी कैपेसिटर को लगा दिया तो उसने कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर किया, वो कहलाता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स सी विच इज़ मेजर्ड इन ओम। तो इसको भी ओम के अंदर ही मेजर करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाएगी आपकी एक्स सी बराबर है 1/ओमेगा सी भाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू, क्या होएगी बच्चों, 2 पाई न्यू इंटू सी। यहाँ पर देखिए डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर 0 को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। तो इसका मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि पास ही नहीं होने देना। तो कैपेसिटर क्या करता है, अगर प्योर कैपेसिटर है तो डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है ना, डीसी को ब्लॉक करेगा। बट एसी को पास होने देगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा, उसका विरोध जरूर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर जरूर करेगा बट कम करेगा, ठीक है, और डीसी को ब्लॉक करेगा। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2019 का। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए टाइम भी कम है ना, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझा पाए, कम टाइम में अच्छा आपको आउटपुट दे पाएँ। तो मेरी कोशिश यही है इसमें। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यू फैक्टर डिफाइन करना है। क्या करना है, क्यू फैक्टर यहाँ पर डिफाइन करना है एलसीआर सर्किट के लिए, सीरीज एसी सर्किट के लिए, हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन। क्यू फैक्टर का मतलब होता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो क्वालिटी फैक्टर होता है, ये रेशियो होता है भाई किसका, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इंडक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर भी ले सकते हैं। डिवाइड में आपको रजिस्टर ही लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर है उतना ज़्यादा कर्व के अंदर शार्पनेस आती है, उतना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती है। तो इसको भी मैं बताऊंगा कर्व के अंदर शार्पनेस का मतलब क्या, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैथमेटिकली आप इसको कर दें, क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर में कितनी वोल्टेज होएगी भाई, जितना करंट फ्लो करेगा, और जितना रजिस्टेंस मीन्स एक्सएल है ना, एक्सएल से डिनोट करते हैं ना इंडक्टर के अंदर, डिवाइड बाय वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। रजिस्टर में कितना होगा, आई नोट इंटू आर, आई नोट से आई नोट गया। एक्सएल को क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा इंटू एल लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डिवाइड में आपका आर हो जाएगा, डिवाइड में क्या है, आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ओमेगा की वैल्यू लिखनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√ऑफ एल सी। ये वैल्यू लिखनी है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी L/R तो था ही यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 1/√ऑफ एल सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 1/√ऑफ L/C। ये वैल्यू आ जाएगी भाई 1, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है एल की। तो पावर कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का दोबारा लिख देता हूँ रिजल्ट, क्वालिटी फैक्टर का 1/√ऑफ L/C। तो ये रिजल्ट आ जाएगा भाई इसका, ठीक है ना। अब आप कैपेसिटर से करेंगे तो भी यही आएगा,
ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी आई नोट इंटू एक्स सी, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आई नोट आर, आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक्स सी की तो 1/ओमेगा सी होती है, तो ये हो गया 1/ओमेगा सी इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/√LC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CR, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/R को बाहर ले लेते हैं तो वैल्यू आपकी बचेगी L/C, क्या बच जाएगी L/C, तो सेम है, यहाँ पर C की पावर 1 है तो C डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बात वही है, ठीक है, बात वही है। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है इसके अंदर देखिए ये होगा कि अगर आप कोई कर्व बना रहे हैं जैसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर, तो आपकी कर्व है ना अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो यहाँ पर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने में दिक्कत होगी, तो इसका मतलब इसका क्वालिटी फैक्टर कम है। अगर जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है उसमें सिर्फ पीक आएगी, एक पीक आएगी तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग, पीक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो ये क्वालिटी फैक्टर इसका ज़्यादा है क्योंकि पीक है यहाँ पर ब्रॉड कर्व है ये, तो जितना क्वालिटी फैक्टर अच्छा होएगा ज़्यादा होएगा उतनी अच्छी पीक आएगी और उससे हम जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आसानी से पता लगा पाएंगे। तो ये क्वालिटी फैक्टर की क्या है एप्लीकेशन है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 35 मिनट हो चुके हैं, इसमें 4 यूनिट के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो वैसे अगर हम बोर्ड पे वीडियो बनाए तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 7-8 जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, करीब 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे एक एक वर्ड को अगर हम लिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर का सहारा ले रहा हूँ ताकि जो है जल्दी वीडियो बन जाए, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। टाइम है कम क्योंकि आज 30 तारीख तो हो गई, 2 तारीख को आपका एग्जाम है। तो देखिए भाई अगला यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस यूनिट से बहुत क्वेश्चन आए भाई, आसान है, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसमें पता नहीं बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, छोटी सी यूनिट है, बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें से, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मुझे भी लग रहा था 4 या 5 क्वेश्चन ही होंगे, बट मैंने क्वेश्चंस इसके बनाने लगा तो 9-10 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आलस के अंदर है, आलस को तोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचा देना, ठीक है, शेयर कर देना, लाइक कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना, कहीं पर भी जो है इसको आप किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, मगर शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहला ही क्वेश्चन बनता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन अभी डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो इसमें क्या आएगा, द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन वेयर चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो करंट होता है भाई आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, ये किसकी वजह से होता है, अगर आप किसी रीजन के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो इससे क्या होता है, करंट आपका जनरेट होता है जो क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मान लो कैपेसिटर के अंदर, ये जो है ना कैपेसिटर के अंदर बेसिकली जो मैक्सवेल ने इसको डिफाइन किया था कि कैपेसिटर जो होते हैं इसकी 2 प्लेट आपस में है ना कनेक्टेड नहीं है, अब कनेक्टेड नहीं है फिर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से यहाँ पर डेवलप होती है, तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर करंट है कोई ना कोई, और ये करंट क्यों डेवलप हुआ, ये करंट डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, ठीक है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिली। तो इसने फिर एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई भी किया था, ठीक है ना, कि एम्पियर जो सर्किट लॉ है वो इनकम्प्लीट था, इसने मॉडिफाई किया उसको, जैसे आपने पढ़ा था 3rd यूनिट के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, B.dl बराबर μ0I पढ़ा था आपने, ठीक है। लेकिन इसने कहा भाई इसके अलावा क्या आएगा, μ0 इंटू ID भी आएगा। ID क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इसको, यहाँ पर आएगा, हाँ ठीक है। तो B.dl तो जो टोटल करंट है ना बच्चों यहाँ पर, ठीक है, वो आ जाएगा I + ID। ID क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो करंट है मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से हुई है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैंने φe मेंशन किया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चेंज हो रहा है d∅/dt का मतलब क्या है, ये चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आपका यहाँ पर बना है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मेशन हुई है। तो बेसिकली जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो इट इज द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो किसी क्षेत्र के अंदर जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज किया है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर बना है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी लिखनी थी इसकी, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन था। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगी, ये जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वैक्यूम इनटू क्या हो जाएगा
d∅e/dt, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाएगी। बाकी प्रॉपर्टी वही शो करता है, ये जो साधारण करंट शो करता है। भाई करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है ना। तो सारी प्रॉपर्टी वही शो करेगा ये, ठीक है, कोई अलग नहीं है। कहीं यहाँ पे ये सोचे पता नहीं कौन सा करंट आ गया, करंट वही है, बट ये जनरेशन अलग है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस हुआ है। स्टेट द टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई दो प्रॉपर्टी बतानी है, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो दो क्या, बहुत सारी बता सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर भाई? वैक्यूम के अंदर। पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम है तो भी मूव कर लेगी और मीडियम है तो भी मूव कर लेगी, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम। तो कोई मीडियम की इसको क्या है? जरूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख सकते हैं, वैसे दो ही पूछी हैं, तीसरी भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसी है नेचर के अंदर? ट्रांसवर्स होती है नेचर के अंदर। बात समझ में आ गई? ट्रांसवर्स होती है नेचर के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और ये आपस में तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। किसके? दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मेन से जिस दिशा में आपकी, मान लेते देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मान लो वेव प्रोपेगेट कर रही है, इस साइड आगे बढ़ रही है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर मान लो वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। किस में होगा? जेड एक्सिस में। मीन्स तीनों ही एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो ये आप फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें लिख सकते हो। तो 4 प्रॉपर्टी बहुत हैं। सामने वाले ने 2 पूछी, आपने 4 लिख दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसके अंदर क्या कहता है? राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर लिखने भाई, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट क्या लिखने हैं आपको? फीचर लिखने हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर लिखेंगे यहाँ पर? तो पहले तो फीचर मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। दोनों ही क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं भाई एक दूसरे के। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी होगी? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट वेरी साइनसॉइडली विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज विद ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों साइनसॉइडली वेरी करेंगे। मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एक्सिस में होगी, उनका फेज सेम होएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सेम है आपका। तो यहाँ पर क्या होएगा? इनमें जो फेज डिफरेंस होएगा वो 0 होएगा। साइनसॉइडली क्या करेंगी? ये आपकी जो है सेम फेज के अंदर चल रही है और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चलेंगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए। जैसे कि जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें कौन सा वेक्टर का यूज हो रहा है? उसके अंदर आपका ऑप्टिकल जो फिनोमिनाज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का यूज होता है उसके अंदर। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जितने ऑप्टिकल फिनोमिना है दैट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो आपके फिनोमिना है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से ही हो रहे हैं। उसके बाद आता है भैया अगला क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड 2016 में भी आया है, 17 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। यहाँ ड्यू टू लिख दिया मैंने एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे, बट यहाँ आएगा गिव एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। तो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, यहाँ आएगा गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे भाई, ठीक है ना। तो एक्सरे के 2 एप्लीकेशन लिखनी है। पहला तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कोई भी क्रिस्टल है, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना कि भाई इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कैसी है? एफसीसी है भाई, फेस क्यूबिक है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या बीसीसी है, ठीक है, या एचसीपी है। कैसी इसकी स्ट्रक्चर है? तो उस स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है एक्सरे के द्वारा भाई। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन इसकी कहाँ यूज होती है? मेडिकल लाइन के अंदर, ठीक है। जो आप एक्सरे करवाते हैं कि शरीर के अंदर कोई हड्डी वगैरह वो टूटी हुई तो नहीं है, तो बोन्स के फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। तीसरी एप्लीकेशन और लिख लीजिएगा भाई इसके अंदर कि इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है इसको। अब आप कहेंगे सर इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या यूज किया जाएगा? मान लो कोई भाई आपका मटेरियल है और इसके अंदर अंदर क्रैक है, मतलब अंदर की तरफ क्या है? क्रैक है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, इस मटेरियल के अंदर क्रैक है, तो इसमें से एक्सरे गुजारे जाएंगे। अब एक्सरे गुजारे जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है? क्रैक है, ठीक है ना। तो एक क्रैक वगैरह का पता लगाने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। तो एक्सरे का बहुत सारा यूज है भाई, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। डायफ्रैक्शन के अंदर आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि एक्सरे डायफ्रैक्शन से ही हम क्या करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक होती है, इसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, मेडिकल पर्पज़ में इसका हम
यूज़ करेंगे मेडिकल पर्पज़ के लिए। उसके बाद है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एक्सरे। तो अगेन सेम क्वेश्चन आ गया कि एक्सरे के ऊपर आपको क्या लिखना है, ब्रीफ नोट लिखना है भाई, ठीक है, कि एक्सरे क्या होती है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या है कि एक्सरे किसने जो है डिस्कवर की थी, वो साइंटिस्ट का नाम लिखना है। तो डब्ल्यू रोन्स्टन, ठीक है ना, WRONENTGN। तो डब्ल्यू रोन्स्टन ने क्या किया था भाई, एक्सरे को डिस्कवर किया था, सॉरी। और सन 1901 के अंदर इसको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था फिजिक्स के अंदर एक्सरे की खोज के लिए भाई। और ये पहला वैज्ञानिक था फिजिक्स के अंदर जिसको नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है ना। तो डब्ल्यू रोन्स्टन तो जो था पहला वैज्ञानिक था फिजिक्स में जिसको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है ना। तो अब आपको और क्या बताना है, एक्सरे के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई इसका इलाज नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 10⁻16 से लेकर 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक है। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, यूजेस क्या क्या है इसके, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूस की जाती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। अगर आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एकदम से रोक देते हैं, ठीक है, कोई मेटल है मान लो, वहाँ पर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं, एकदम मेटल से टकरा कर रुक जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो कहाँ यूज़ किया जाता है, 2 यूज़ लिख दीजिए, बात बन जाएगी। 2 नंबर में क्वेश्चन था ये, तो इतना लिख देंगे काफ़ी है कि डब्ल्यू रोन्स्टन ने इसको जो है डिस्कवर किया था 1901 में, उसको नोबेल अवार्ड मिला था। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 2 यूजेज लिख दीजिए, 2 नंबर में काफ़ी है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट आर माइक्रोवेव, राइट देयर यूजेज। तो अब माइक्रोवेव पूछ लिया, ठीक है, कि माइक्रोवेव क्या होती है, तो इनकी यूजेज लिखने। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। तो 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की क्या रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। यूज कहाँ करते हैं, तो इनके यूजेस तो सभी के आपको याद होने चाहिए भी, दो एक्सरे हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, सभी के याद होने चाहिए। तो देखिए माइक्रोवेव ओवन जो आपने सुने हैं कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, कहते हैं जी पेटीज है ये गर्म कर दो, समोसा है गर्म कर दो, तो वो ओवन के अंदर गर्म करता है। ओवन के अंदर क्या होता है, इसका कंप्लीट नाम है माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोवेव के द्वारा ही गर्म किया जाता है। उसके बाद रडार सिस्टम जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है भाई। रडार सिस्टम का मतलब एयरक्राफ्ट नेविगेशन जो होती है ना, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, उसके बाद ये मान लो दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान है, यहाँ से कोई मान लो प्लेन आ रहा है, तो जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर ये एंटर करेगा तो यहाँ से माइक्रोवेव छोड़ी जाती है और ये टकरा करके कहाँ आएंगे, वापस आ जाएंगे। तो हमारा सिस्टम इसको क्या कर लेगा, दोबारा कैच कर लेगा कि हाँ यहाँ पर टकरा करके वापस आई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर स्पेस एरोप्लेन एंटर किया है, ठीक है, देश के अंदर। तो उसमें रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन की मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है भाई। उसके बाद देखिए जो स्पीड वगैरह निकालनी होती है ना, कि इस बॉल की क्या स्पीड है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। क्रिकेट आप देखते हैं तो उसमें बॉल फेंकने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा जाता है भाई इस बॉल की जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर/आवर थी, तो उसमें यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है ना। तो स्पीड निकालने के लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए ये यूज़ किया जाएगा, बॉल की स्पीड निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे भाई माइक्रोवेव के, ठीक है ना। उसके बाद है इसी के अंदर क्वेश्चन आ गया गिव मेन यूजेज ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव के यूज़ भी आ गए भाई। तो रेडियो वेव के तो बिल्कुल आसान है, जितना आप टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें रेडियो वेव का यूज़ होता है। रेडियो जो आप सुने हैं FM रेडियो, उसके अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। उसके बाद जो सेलुलर फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। मीन्स कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो वेव का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो जो रेडियो है, टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, सेलुलर फ़ोन है, तो इसके अंदर सारा किस में यूज़ होता है, आपका सारा इसके अंदर यूज़ होता है रेडियो वेव्स का। तो ये इसके अंदर भाई रेडियो वेव्स का ही यूज़ किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भाई आप यहाँ राइट यूजेज आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया भाई, इसमें आएगा राइट 2 यूजेज ऑफ ईच ऑफ माइक्रोवेव एंड गामा रे। माइक्रोवेव और गामा रे के यूज़ लिखने भाई। माइक्रोवेव के मैं आपको बता चुका हूँ, रडार सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होएगा। माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद गामा रे का यूज़ करना। तो देखिए गामा रे जो होती हैं ये एनर्जेटिक होती हैं, मीन्स इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी की रेज होती हैं, ये पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। तो इसमें हाई एनर्जी जो है ये वेव्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इनको यूज़ किया जाता है। एक तो इसमें आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सी सेल का यूज़ किया जाता है, तो गामा रे का, ठीक है, कौन से रे का यूज़ किया जाता है, गामा रे का, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भाई। तो इसमें गामा रे का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर
कि आपके जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती हैं उसके अंदर गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी क्या किया जाएगा बच्चों, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो 2 यूज लिखने थे आपको गामा रे के, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर आ जाएगा। इसमें आगे आएगा राइट टू यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड एक्सरे। अब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो एक्सरे के मैंने आपको बता दिए थे, यूवी के देख लीजिएगा। तो पहला है आई सर्जरी के अंदर, लेसिक आई सर्जरी। ठीक है, तो आई सर्जरी जो होती है लेसिक सर्जरी, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आजकल यूज़ किया जाता है आरओ के अंदर। आरओ का मतलब रिवर्सिबल ओस्मोसिस, जो आप पानी फिल्टर करके पीते हैं, कहते हैं ना ये आरओ है। और आपने ऐड में देखा होगा कि अब आरओ आपका यूवी प्लस रेडिएशन के साथ, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा वहाँ पर बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो पानी को फिल्टर करने के लिए यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है। उसके अलावा लेसिक आई सर्जरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो ये सारे यूजेज हैं इसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। उसके अलावा रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिसर्चेज के अंदर यूज़ किया जाएगा इसका, रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है ना, रिसर्च में यूज़ किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर कुछ फिनोमिना होते हैं भाई, जैसे फ्लोरेसेंस है या फोस्फोरेसेंस है, उसको स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे भाई आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। एक्सरे के मैंने आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर शॉर्ट रेंज आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इजीली से आप लिख सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक वेव है कौन सी वेव होती हैं, दीज आर दोज वेव विच आर देर आर साइनयूसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेशन। तो इसके अंदर आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बनी होती है, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि जो स्पीड होती है इसकी वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी इसकी वेलोसिटी रहती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल फिनोमिनाज। ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कहाँ का यूज़ करते हैं इसको, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप 2 नंबर में इसमें 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे भाई नेक्स्ट यूनिट। ठीक है ना, ऑप्टिक्स। तो नेक्स्ट यूनिट आपकी ऑप्टिक्स है। तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस VS से 2 मार्क्स, फिजिक्स क्लास 12th ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोकल लेंथ, गिव इट्स यूनिट, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो इसमें फोकल लेंथ क्या है कि उसकी यूनिट क्या है, तो फोकल लेंथ क्या होती है भाई, लेंस के लिए पूछा गया है यहाँ पर। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस होता है भाई, किस किस के बीच की दूरी है। ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर बीच में होगा ये, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये है, इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट। तो फोकल लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, लंबाई, यहाँ पर डिस्टेंस कह सकते हैं एक टाइप से, तो मीटर के अंदर यूज़ की जाती है, उसको मेजर किया जाता है, सॉरी। तो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। अब कहता है कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस लेंस की 30 सेंटीमीटर है उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2। तो F R/2, R की वैल्यू 30 है भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उस लेंस की 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा भाई इसका। आगे देखिएगा, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, गिव इट्स SI यूनिट। पावर ऑफ लेंस क्या है, तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ पावर ऑफ लेंस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना, द रेज। तो कहता है कि एबिलिटी है लेंस की किसी भी रेज को डाइवर्ज करने की या कन्वर्ज करने की, या फिर आप बोले इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये रेसिप्रोकल होता है भाई किसका, फोकल लेंथ ऑफ लेंस का। तो पावर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके वही है मेथड, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि जो पावर है लेंस की आप, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस की। रेसिप्रोकल होता है भाई आपकी फोकल लेंथ जो होती है उसका, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। अब इसको पावर को जो है मेजर किस में करते हैं, ठीक है ना, पावर को मेजर किस में करेंगे भाई, पावर को मेजर करते हैं डायोप्टर के अंदर। किस में मेजर करेंगे, डायोप्टर के अंदर। तो पावर को मेजर करते हैं डायोप्टर के अंदर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है ना, कि न्यूमेरिकल जो है वो बताना है। तो पावर का रिलेशन F के साथ, अगर मीटर में है तो 1/F,
और सेंटीमीटर में है तो 100/f। अगर f किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये रिलेशन है इसका। अगला ही क्वेश्चन आ गया कर रिलेशन में, कहता डिफाइन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस, गिव द रिलेशन। तो फोकल लेंथ को भी डिफाइन करना है, पावर ऑफ लेंस को भी डिफाइन करना है, दोनों का रिलेशन भी देना है। तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन किया था, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन किया है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। अब दोनों का रिलेशन क्या है, पावर बराबर है 1/f, ठीक है, ये दोनों का रिलेशन हो जाएगा भाई। रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है, तो 1/f हो जाएगा। इसमें पावर जो है 1/f होता है, फोकल लेंथ के इन्वर्सली होता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं कि द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे, 2 मार्क्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वाई डज द ब्लू कलर प्रीडोमिनेट इन अ क्लियर स्काई, कि आसमान का नीला कलर क्यों है, या फिर आसमान का जो नीला कलर है उसके जो आसमान का कलर उसमें ब्लू कलर डोमिनेट क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा फिनोमिना लग रहा है, तो इसके अंदर जो है आपका फिनोमिना लग रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा लगेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसकी स्कैटरिंग की वजह से हमें क्या हो रहा है, आसमान का जो नीला कलर है वो दिखाई देता है, कि आसमान का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर है उसकी जो है स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, वो फैल ज़्यादा रहा है, स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, तो ब्लू कलर हमें जो है दिखाई देता है, ठीक है ना, तो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ये है भाई इसका रीज़न। नेक्स्ट है आगे हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये लिखना है कि द क्लियर स्काई हैव ब्लू कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड हियर द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज मैक्सिमम, है ना, ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई इज अपियरिंग ब्लू। तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम है उसकी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेव फ्रंट अराउंड ए स्ट्रेट लाइन सोर्स, कि कोई स्ट्रेट लाइन सोर्स है, तो कहता है वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा सिलेंड्रिकल भाई, ठीक है ना। तो अगर मान लो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो कैसा बनेगा, अगर मान लो आपका पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जो है इक्वली जाएगी, तो इसमें बनेगा स्फेरिकली, ठीक है ना। अगर मान लो बहुत ज़्यादा दूरी से है, पॉइंट चार्ज है या पॉइंट आपका सोर्स है या लीनियर सोर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा गया, तो कौन सा फ्रंट बनता है आपका, प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। आगे देखिएगा भाई, नेम एनी वन इफेक्ट ऑफ लाइट विच डजंट शो इट्स पार्टिकल नेचर। एक इफेक्ट का नाम बताना है जो पार्टिकल नेचर को शो नहीं करता है। तो एक क्या, बहुत सारे हैं। इंटरफेरेंस है, वेव नेचर को शो करता है, पार्टिकल को नहीं करेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस है। उसके बाद आपका पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन से वेरिफिकेशन करते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट की। उसके बाद डाइफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये वेव नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि मान लो ऐसे इफेक्ट का नाम बताओ जो वेव नेचर को शो नहीं करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। और इसके अलावा भाई आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। इसके अलावा सर कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। तो सर ऐसे भी कोई इफेक्ट हैं जो दोनों ही नेचर को शो करते हैं, बिल्कुल हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों ही नेचर से प्रूव किए जा सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर को मान करके प्रूव किया जा सकता है और वेव नेचर को मान करके प्रूव किया जा सकता है। आगे देखिएगा भाई, स्टेट ब्रीवेस्टर लॉ। तो ब्रीवेस्टर लॉ हालांकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो आपका ब्रीवेस्टर लॉ है ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट इसके अंदर क्या होएगा, आपको कैसे डिफाइन करना है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट ए पोलराइजिंग एंगल IP ऑन ए इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम a medium of refractive index mu, then the reflected लाइट इज फुली पोलराइज्ड प्रोवाइडेड दैट म्यू इक्वल टू टेंजेंट IP। तो ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। सिंपली मैं लिख देता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो पोलराइजेशन का जो रिलेशन है वो ये होता है भाई, ठीक है, म्यू इक्वल टू टेंजेंट IP क्या है, पोलराइजेशन एंगल है यहाँ पे, पोलराइजिंग एंगल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे इस साल सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट है भैया आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन VSA 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्प कर रही होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत बार रिपीट हुए। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से, मतलब 2016 में भी आया,
2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, ठीक है, 20 में भी आया फिर, और 21 में पेपर ही नहीं हुए, ठीक है। तो देखिए मतलब हद होती है रिपीट होने की, ये हर साल रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता चलेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी इस साल भी आ सकता है, ठीक है ना भाई। इतनी बार आया 16 से लेकर लगातार कितने साल हो गए आप देख सकते हैं, 5 साल तो आ चुका लगातार, और क्या देगा देने वाला, और क्या रिपीट करेगा, है ना। तो कहते हैं देने वाला देता देता जब भी छप्पड़ फाड़ के, तो ये क्वेश्चन तो भाई वही है हरियाणा बोर्ड का, ठीक है। तो अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसमें क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। तो ये क्या है, एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी मेटल सरफेस से, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसी मेटल सरफेस से। कब होएगा, मान लो ये मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएंगे, जब आप किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, सूटेबल का मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कहता है जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप इंसिडेंट करवाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, एमिशन होने लग जाता है, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, ठीक है ना। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बना है वो कहलाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा भाई, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन ए फोटोन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द करंट दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये करना था, डायग्राम बना देना है अच्छा सा और डेफिनेशन दे देनी है, तो ये लिखना था इसके अंदर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, राइट 2 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। 2 लॉ लिखने हैं, तो कौन कौन से लॉ हैं भाई इसके अंदर। तो पहला तो फ्रीक्वेंसी का ही लिख दीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए तभी एमिशन होएगा, पहला तो वही आ जाएगा। दूसरा नियम क्या आ जाएगा कि जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप ये लिखना है, पहला जो नियम मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर फॉर गिवन मेटल एंड रेडिएशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आप ये लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एमिटेड हो रहे हैं, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पहला नियम ये है भाई कि जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड नियम क्या कहेगा कि द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। 2 नियम लिखने भाई आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। उसके बाद आप इसमें थ्रेशोल्ड वाला भी जिक्र कर सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, कि एक जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि जिससे नीचे जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होएगा। इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होएगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 नियम आपको लिखने थे भाई, ठीक है। एक तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये आपको लिखना था। उसके बाद अभी तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2017 में था, अब ये 2018 और 20 रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल एंड इन अ रिलेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके रिलेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था भाई, इसमें था द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0। तो मतलब क्या है कि ये मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए। देखिए आपने एक डायग्राम देखा है बुक के अंदर, मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। ये इस टाइप से एक डायग्राम था, ये विंडो थी, यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, ये एक अनदर सरफेस है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से जब ये फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस दिशा में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल से इसको जोड़ दूँ, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूँ बैटरी के, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो कहता है कि मान लो कि वह मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा ना जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुरू में आपने 0 वोल्ट दिया तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे,
फिर माइनस में देना शुरू कर दिया तो मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, पहले 10 आ रहे थे अब 8 आ रहे हैं, माइनस में और बढ़ा दिया, अब मान लो 5 आ गए, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा एनर्जी सिर्फ वही आएंगे, बाकी तो रिपेल कर दिए। मान लो फिर आपने और बढ़ा दिया, -3 कर दिया, अब 2 आ रहे हैं, -4 कर दिया, अब एक भी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल ने सभी को इस साइड रिपेल कर दिया, इस साइड रिपेल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह गए, यहाँ तक आए नहीं, इस सरफेस तक आए नहीं, तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। तो मिनिमम पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है? आप कहेंगे पॉजिटिव क्यों नहीं? अरे पॉजिटिव तो क्या करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना कि रिपेल करेगा। अगर मान लो इसके ऊपर आप पॉजिटिव देंगे ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया इसको अट्रैक्ट कर लेगा ये, तो इससे करंट बढ़ेगा ना कि घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो नेगेटिव पोटेंशियल ही देना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन में इसलिए लिखा गया है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0। तो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपको बताना था इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद इंटेंसिटी का और इसका रिलेशन का जिक्र कर सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल का, कि फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको रोकने के लिए उतना ही आपको नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। और इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं है इसके साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के भाई, ठीक है ना। तो ये आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा व्हाट इज़ फोटोन, राइट फॉर्मूला फॉर इट्स एनर्जी। तो फोटोन क्या होता है, ठीक है। तो फोटोन क्या है, फोटोन आर दी पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर एमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन। फोटोन क्या है, पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। मीन्स लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। तो फोटोन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आर एमिटेड बाय रेडिएशन, जो रेडिएशन के द्वारा एमिट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। अब इसमें कहता है इसका फॉर्मूला लिखना है फोटोन की एनर्जी का। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है भाई, ए इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इन टर्म ऑफ वेवलेंथ एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। इसकी एक दो प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे रेस्ट मास फोटोन का क्या होएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट मास क्या होएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी जो होती है फोटोन की क्या होएगी, 3 × 10⁸ वैक्यूम की बात करें मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने के साथ इसका जो मास है वो इंक्रीज होता है, मास क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। उसके बाद और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि न्यूट्रल होता है ये, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल होता है ये, ठीक है ना। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी लिख देंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे भाई। शो ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी का आपको कहता है ग्राफिकली बताना है कि इंटेंसिटी का जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए आपकी ये है इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी है, यहाँ पर है आपका करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ओरिजिन से। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि किसी एरिया के अंदर मान लो पहले फोटोन 10 गिर रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा दी अब 100 गिर रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करते हैं ना पर यूनिट एरिया, वो उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर एक चीज़ हम मानते हैं कि अगर एक फोटोन टकराया है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मान लो 10 फोटोन टकराए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 टकराएंगे तो 100 निकलेंगे, 1000 टकराएंगे तो 1000 निकलेंगे। तो मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ गई, फोटोन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई, और उनकी संख्या बढ़ गई तो करंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए, इस प्लेट के अंदर क्या है, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 10 यहाँ पहुँच गए तो करंट की वैल्यू देख लीजिए। यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन चले हैं तो 100 पहुँचेंगे तो करंट और ज़्यादा होएगा। यहाँ से 1000 चले हैं तो यहाँ पे 1000 पहुँचेंगे और ज़्यादा होएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जो एमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसलिए करंट बढ़ता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ भाई, ठीक है ना। तो ये 2015 का क्वेश्चन था और 2020 का भी ये क्वेश्चन था। आगे देखिएगा भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हरियाणा बोर्ड 2016, 17, 18, 20 बहुत बार रिपीट हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसमें कहता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि वह कम से कम, मान लो ये आपका कोई मेटल सरफेस का एटम है,
ठीक है, ये एटम है, लिथियम का बना देता हूँ, छोटा है इसलिए बना देता हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी फोटोन को। तो कहता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि कम से कम कितनी हम उसको फ्रीक्वेंसी दें कि ये मेटल सरफेस को छोड़ दे, वो कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नोट। तो ये जो न्यू नोट है भाई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी में एमिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करना था आपको। उसके बाद देखिएगा भाई आप, ये यूनिट खत्म हो गई भाई, ठीक है ना, ये यूनिट खत्म हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट का जिक्र कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटम एंड न्यूक्लियाई के। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले यूनिट में। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाई VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12th एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम एंड न्यूक्लियाई में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8th यूनिट में काफ़ी सिलेबस आपका कट भी हो रखा है, ठीक है। तो जो इस साल सिलेबस में सिर्फ हम उसी की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस में हैं, ठीक है। तो आपको जो पहला है, राइट द रिलेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस है उसके लिए रिलेशन लिखना है। और क्या लिखना है आपको? कहता है इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन भी लिखना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना, और इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन करना पहले। तो मान लो ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, ये दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपका ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है? अल्फा पार्टिकल। तो एक पॉइंट ऐसा आता है भाई, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो दोनों रिपेल करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो इस दूरी को, यानी जहाँ पर अल्फा पार्टिकल रुका है और जो ये न्यूक्लियस है, इस दूरी को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। की ये न्यूक्लियस के कितने क्लोज गया है, कितना अप्रोच किया, कितना क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वहाँ से लेकर, उस पॉइंट से लेकर न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाती है? क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहता है इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है। तो मैथमेटिकल रिलेशन होएगा, आर नोट है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जेड ई इंटू 2E क्या है? चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर भाई, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में काइनेटिक एनर्जी, तो ये रिलेशन हो जाएगा भाई इसका, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो किसका है? गोल्ड का है, तो 79 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको रिलेशन लिखना था। इम्पैक्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर का भी रिलेशन लिखना था। तो ये बी से डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये याद ही करना पड़ेगा भाई। और ये बोर्ड के अंदर आया है ZE² कोट θ/2, ठीक है, ZE² कोट θ/2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² कोट θ/2। तो ये है भाई आपका जो है इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन। तो याद करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं बच्चे। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? गिव वन एग्जांपल। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं टूटना, डिवाइड होना। फिजन का मतलब डिवाइड होना। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? जिसके अंदर एक हैवी एटम जो होता है वो 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। हैवी जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई में। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। प्रोसेस होती है, ठीक है ना, प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई क्या होगा? 2 या 2 से अधिक जो है आपके न्यूक्लियाई के अंदर, लाइट न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हमें न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियर फिजन के अंदर आपको क्या बताना है? इसके अलावा इसमें पूछा गया है कोई एक एग्जाम्पल दो। तो कोई एक एग्जाम्पल आपको बताना है जहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है ना। तो इसमें यूरेनियम का एग्जाम्पल बेस्ट है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है? यूरेनियम का एग्जाम्पल दे रखा है कि यूरेनियम है 238 जो होता है 238, इसका एटॉमिक नंबर होता है भाई 92। जब इससे एक न्यूट्रॉन आप टकराएंगे, ठीक है, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, तो ये यूरेनियम टूट जाएगा। किसके अंदर? ये टूटेगा बेरियम के अंदर, ठीक है। प्लस में किसके अंदर? क्रिप्टोन के अंदर। और क्या निकलेगा? प्लस में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। प्लस में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। अब बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 141 है,
और उसके बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है 56 है भाई। उसके बाद जो क्रिप्टॉन है इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 92 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है भाई, ठीक है ना, 36 होता है, 36। तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर यूरेनियम का क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है किसके अंदर, बेरियम के अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस में एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है पर फिजन वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है भाई। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन जो है उससे एनर्जी निकलती है। तो जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जैसे बिजली वाले वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर ही आधारित है, इसके अंदर फिजन करवाया जाता है यूरेनियम का, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये फिनोमिना होता है स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। तो उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो देखिए फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना भाई, फ्यूज हो गया जुड़ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जुड़ना। तो यहाँ पर 2 लाइट न्यूक्लियाई जुड़ करके क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है जुड़ने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका जो है फ्यूज़न कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आपके जुड़ गए तो हीलियम बन जाएगा, ठीक है। जैसे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाए, मान लो ये आपका एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो दोनों क्या हो गए आपस में जुड़ गए। तो जुड़ने से क्या बन जाएगा आपका, इसमें दोनों जब जुड़े तो इसमें जो है आपका ड्यूटेरियम बन गया, क्या बन गया, ड्यूटेरियम बन गया। प्लस में यहाँ से एक पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकला, पार्टिकल निकला आपका, ठीक है, यहाँ पर ये। उसके बाद देखिए आगे न्यूट्रिनो निकलेगा, ये पॉजिट्रॉन है भैया, प्लस आएगा, पॉजिट्रॉन आएगा यहाँ पे। तो पॉजिट्रॉन निकला प्लस न्यूट्रिनो निकला प्लस में एनर्जी निकली, क्या निकला, इसको रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जब 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे आपस में, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, या फिर 4 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा आपका हीलियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो इसमें आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं फ्यूज़न के अंदर 1H1 प्लस 1H1, इससे क्या बनेगा, तो इसमें बन गया आपका 1H2 प्लस क्या निकला, पॉजिट्रॉन निकला, प्लस क्या निकला, न्यूट्रिनो निकला, प्लस में अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन सन के अंदर हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, वहाँ पे सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। धरती के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 10⁻⁷ केल्विन तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करना धरती के ऊपर मुश्किल है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को रिएक्शन में इसमें क्या कहते हैं लैब के अंदर नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ये जो है अभी तक नेचुरली अगर हो रहा है तो सन के अंदर हो रहा है या स्टार्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसी से जो सन के अंदर जो एनर्जी आ रही है इतनी ज़्यादा वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आ रही है। यहाँ लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई मिलकर के जो है कुछ हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। उसके बाद वो डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, भाई रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, तो बेकरेल नाम का वैज्ञानिक था, बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है ना। बेकरेल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उसके बाद ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हेनरी बेकरेल ने खोज की थी। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बेकरेल ने खोज की थी, तो उसी को सम्मान देने के लिए इसकी यूनिट क्या रख दी गई, बेकरेल रख दी गई। वैसे यूनिट और भी है इसकी, रदरफोर्ड भी है, क्यूरी भी है, ठीक है, लेकिन बेकरेल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बेकरेल इसके ऐसा यूनिट है। अब कहता है हाउ मच एक्टिविटी इज 1 बेकरेल, कि एक बेकरेल किसके इक्वल होता है, कितनी एक्टिविटी, तो 1 बेकरेल बाई 1 डीके पर सेकंड। तो एक बेकरेल 1 डीके पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 1 डीके पर सेकंड के इक्वल होता है एक बेकरेल। तो ये थे भैया आपके 8वीं यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो अभी तक वीएस से आए हैं। अब है 9वीं यूनिट से भाई, ठीक है ना, 9वीं यूनिट से तो आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीएस से 2 मार्क्स फिजिक्स क्लास 12 सेमी कंडक्टर डिवाइसेज। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, थ्योरी है सारी, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में थ्योरी है सारी, तो ये आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ भाई इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपका सिलेबस है सेमी कंडक्टर डायोड में से ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन कटा हुआ, आपको पता है ये बात। गेट भी कटे हुए हैं, लॉजिक गेट। तो हालांकि इसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन हर साल आता था, इस यूनिट से लॉजिक गेट का क्वेश्चन हर साल आता था, लेकिन अब की बार वो कटे हुए हैं तो मैंने इसमें मैंशन नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसमें मैंशन नहीं किए हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि सर ने लॉजिक गेट तो बना ही नहीं। तो कहता है व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, तो वो इसके अंदर आपसे पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा है भाई जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एन टाइप क्या होंगे, पी टाइप क्या होंगे। देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इसमें पहली बात तो क्या होती है, जो नंबर ऑफ डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, होल की तुलना में, ठीक है ना। और कैसे इनको बनाया जाता है ये पूछा गया है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर देखिए इसमें कैसे बनते हैं। तो कहता है if the pentavalent atom are mixed or doped into a tetravalent atoms, then
एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड। कहता है कि अगर मान लीजिए आप बेसिकली कहें कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करवाई जाए तो जो आपकी फॉर्मेशन होगी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की होगी। कौन सी होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की। या आप कहें कि टेट्रावेलेंट एटम के अंदर अगर पेंटावेलेंट एटम मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करवाई जाए, ठीक है, एक डिज़ायरेबल अमाउंट के अंदर, तो आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होगी। तो कैसे बनाया जाता है? तो इसके अंदर वही है, बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि डोपिंग करवाई जाती है पेंटावेलेंट की टेट्रावेलेंट के अंदर। उदाहरण क्या है? सिलिकॉन के अंदर अगर आप फॉस्फोरस की डोपिंग करवा दें, सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस की डोपिंग करवा दें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 4। भाई फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 5। तो ये तो पेंटावेलेंट हो गया, ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है ना। तो इससे मिलाने से क्या होगा कि आपकी एन टाइप की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलिकॉन जो है, बीच में फॉस्फोरस मिला देता हूँ, ये सिलिकॉन, यहाँ पे ये सिलिकॉन, अगेन ये सिलिकॉन। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ये फ्री हो जाता है। वैसे बाउंडेड है बट थोड़ी सी एनर्जी इसको चाहिए होती है, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया ये। उसके बाद कहता है फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो यही था, इसमें 2 मार्क्स में पूछा था। अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होती है। होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, और कंडक्टिविटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी यहाँ पर। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो पी टाइप क्या होंगे? जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में मिलाए जाएंगे। या फिर आप कहेंगे कि ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग करवाई जाती है टेट्रावेलेंट के अंदर। ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग करवाई जाएगी किसके अंदर? टेट्रावेलेंट के अंदर, टेट्रावेलेंट एटम के अंदर। तो क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। उदाहरण दे सकते हैं सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम की डोपिंग, सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम की, तो ये तो टेट्रावेलेंट है, 2 8 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम के 2 8 3 भाई, तो ये तो ट्राईवेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है। तो इनकी आप डोपिंग करवाएंगे तो क्या होएगा कि इसके अंदर जो है आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? ये फॉर्मेशन हो जाएगी पी टाइप की। भाई क्या हो जाएगी? पी टाइप की। तो इसके अंदर एक होल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा। जैसे एल्यूमिनियम आपने मिला दिया, तो एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? होल बनेगा। तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बट ये क्या है? होल है। तो यहाँ पर होल क्या है? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। होल किसे बोलते हैं? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है, इसके अंदर लिखेंगे होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स हैं भाई, ठीक है ना, होल्स हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे बनते हैं। अब कहता है हाउ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड। तो ये 2016 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों बारी बारी लिख देना, एक बार पी टाइप एक बार एन टाइप, उस एन टाइप। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना। तो यहाँ कंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में जो है आपका डिफरेंस लिखना भाई। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? एनर्जी बैंड गैप का हो सकता है कि कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप के होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप। इसके अंदर एनर्जी बैंड गैप रहता है, कितना रहता है? इसमें रहेगा आपका 0 से लेकर, मतलब 0 से तो ग्रेटर देन होगा, बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होएगा? कम होएगा। इसमें एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है, तो एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो कंडक्टर होता है भाई, इसमें रजिस्टिविटी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी? घटेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घटेगी, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ठीक है ना। तो ये इसमें अंतर है भाई सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में, तो ये अंतर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो ये इंट्रिंसिक है, यहाँ एक्सट्रिंसिक है। तो इंट्रिंसिक क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर भाई, यहाँ कोई मिलावट नहीं होती, डोपिंग नहीं होती, प्योर। लेकिन यहाँ क्या होती है? डोपिंग की जाती है, एक डिज़ायरेबल अमाउंट में डोपिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं, मीन्स डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की और होल की बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होती है, यहाँ पर इक्वल नहीं होएगी कभी भी। अगर मान लो एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, पी टाइप है तो होल की संख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद इंट्रिंसिक के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, तीसरा पॉइंट, कंडक्टिविटी कम होती है भाई इंट्रिंसिक की। कंडक्टिविटी क्या होती है?
कम होती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक भाई। ठीक है, उसके अलावा ठीक है ना, इसके अलावा कहता है रूम टेम्परेचर पर जो है कंडक्टिविटी शो कम करते हैं कौन, इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक ज़्यादा शो करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या है भाई, डिफरेंस है। ठीक है ना, डिफरेंस है ये। तो आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के। उसके बाद है व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, तो देखिए रेक्टिफायर क्या है, दीज आर द सेमीकंडक्टर डिवाइस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं या फिर डायोड होती है, सेमीकंडक्टर डायोड होती हैं जिनका हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदलने के लिए, डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। तो ये रेक्टिफायर होते हैं भाई। टाइप कितने हैं रेक्टिफायर के, बेसिकली आपके जो है 2 प्रकार के रेक्टिफायर हैं जो आपके सिलेबस में है। वैसे टाइप तो बहुत सारे हैं, जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, तो इसलिए 2 प्रकार के बताए जा रहे हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक आता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके अलावा ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक तो हाफ वेव और एक फुल वेव। तो आपको एक तो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके टाइप लिखने हैं। तो ये जो है टाइप कितने हैं, 2 प्रकार के मैंने बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों में से अच्छा कौन है, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये थे भाई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी तक आए हैं सभी यूनिट्स में से। तो मैंने प्रयास किया है कि कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपको। ठीक है, तो जितने भी वीएसए हैं, और उम्मीद करता हूं इन वीएसए में से अब की बार भी रिपीट होए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि इनमें से रिपीट होएंगे आपके। जो ये टाइम आपने दिया है 1.5 घंटे के आसपास जो आपने टाइम दिया है, 1.5-2 घंटा जो भी है, तो इसमें जो आपका टाइम है ये यूज़ हो जाए, यूज़फुल हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए जो है ना कंटिन्यूसली लगा हुआ हूँ, नॉन स्टॉपेबल, बिना रुके हुए मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए। ठीक है, कितनी सारी मैंने आपको वीडियोज़ डाल दी हैं। हालांकि मैं ये 10 वीडियो बना करके डाल सकता था, 9 वीडियो हैं तो यानी 9 यूनिट है, तो 9 वीडियोज़ मैं अलग अलग करके डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा अगर एक ही वीडियो में सभी बच्चों को मिल जाए मटेरियल तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो 9 वीडियो मैं डाल सकता था 10-10 मिनट की, बट मैंने नहीं डाली, अपलोड नहीं की। एक तो टाइम कम है, एक इकट्ठा मटेरियल बच्चों का अवेलेबल हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो के अंदर सभी ये बना दी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।